हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भोपाल में गिरफ्तार जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी 4-4 हजार रुपए देकर भारत में दाखिल हुए थे। घुसपैठ कराने वाले दलालों का नेटवर्क भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दोनों ही तरफ है और इसका खुलासा खुद आतंकियों ने ATS की पूछताछ में किया है। उन्होंने 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान दलालों के जरिए घुसपैठ की थी। ATS सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आतंकियों ने त्रिपुरा से भारत में दाखिल होने की बात कबूली है, लेकिन ATS अभी इनके बयानों की भी तस्दीक कर रही है। आतंकी कई महीनों तक भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती गांव में रहे। वहीं पूछताछ में आतंकियों ने घुसपैठ का मार्ग और सीमा में दलाल कैसे घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ कराते हैं, इसकी जानकारी भी दी है। दलालों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ATS ने स्पेशल टीम गठित की है। वहीं DSP रैंक के ऑफिसर को इस टीम को लीड करेंगे। आतंकियों ने कुछ समय असम में भी बिताया था, इसके बाद यूपी में भी रहे। वहीं ATS उन्हें उन स्थानों पर लेकर जाएगी जहां पर वो रही हैं। भारत में दाखिल होने के बाद घुसपैठिए खुद को मजदूर बताया करते थे। कैसे गिरफ्त में आए 4 आतंकी? क्या था ATS का मास्टर प्लान? ATS के एक्शन की इनसाइड स्टोरी। शनिवार देर रात भोपाल के ऐशबाग इलाके से ATS ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB के सदस्य थे, जो अपना स्लीपर सेल तैयार करने की फिराक में थे। आखिर इन आतंकियों के बारे में ATS को कैसे खबर लगी? आखिर कैसे ATS ने उनकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आतंकियों के बारे में ATS को 1 महीने पहले से जानकारी थी। ATS ऑफिसर्स की इन पर पूरी नजर थी। टॉप ऑफिसर्स ने गिरफ्तारी की प्लानिंग की। ATS DIG आशीष और SP गौरव तिवारी ने पूरा प्लान बनाया और ADG आदर्श कटियार के सामने पूरा प्लान रखा। इसके बाद मिशन में शामिल टीम के साथ 6 घंटों तक चर्चा की गई। प्लान को ABCD कैटेगरी में बनाया गया। 3 प्लान फेल होने की स्थिति में चौथे पर अमल किया जाना था। ATS DIG और SP ने टीम को खुद लीड किया। तय प्लान के मुताबिक आधी रात को धावा बोलना था। इसके लिए पहले ऐशबाग की तंग गलियों का जायजा लिया गया। उसके बाद ATS की टीम वहां पहुंची जहां आतंकी किराए पर रह रहे थे, लेकिन इलाके में शादी का माहौल था। ऐसे में टीम ने रात 3 बजने का इंतजार किया। 65 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके मकान में किराए से ये लोग रह रहे थे। ATS ने रात में सुबह 3:50 पर दबिश दी है और ये कमरा सील किया है। देखिए ताले के साथ सोने और बिछाने का सामान है। जिस तरीके से अफरा तफरी इस कमरे में नजर आ रही है आपको, तो इससे साफ होता है कि ATS ने किस तरीके से यहाँ की तलाशी ली है। सबसे पहले टीम तंग गलियों के चारों ओर फैल गई और हथियारों से लैस दूसरी टीम ने छत को चारों तरफ से घेर लिया। तीसरी टीम सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंची और घर में दाखिल हुई, तो वहां दूसरी मंजिल पर आतंकी बेखौफ होकर सोते मिले। टीम दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई और चारों आतंकियों को लिफ्ट कर खुफिया जगह पर ले गई। ATS बिल्डिंगों की छतों पर चढ़ते हुए कूदते हुए इन शेड पर कूद के फिर इस जगह, इस छत पर जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ आई है और यहाँ से वापस उसी रास्ते से जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया हूँ वहां पर, और जो मजबूत एक लोहे का गेट था उसको ATS ने काटा है और काटने के बाद अंदर दाखिल हुई है। जब ATS की टीम अंदर पहुंची तो उस वक्त सभी आतंकी जो है, संदिग्ध आतंकी जो है, वो सो रहे थे। इसके लॉक को तोड़ा गया है और उसके बाद ATS की टीम इसी रास्ते से दाखिल हुई है। मौके से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य और आतंकी गतिविधियों से जुड़े सामान मिले, जिसे टीम अपने साथ ले गई। जब तक इलाके के लोग सोकर उठते तब तक ATS ने पूरा खेल खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब आतंकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सके। लेकिन जिस पेशेवर तरीके से ATS ने इस मिशन को अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान को लेकर भी मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद को कांग्रेस की स्लीपर सेल बताते हुए कहा कि तुष्टीकरण के चलते कुछ लोग कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते। हिजाब जहां पहनना है वहां पहने, लेकिन नियमों का पालन भी करें। सभी को सरकार और कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। वहीं बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि मसूद को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन देश की एकता, अखंडता और संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत फैसला आया तो बीजेपी की तैयारी है वो संविधान में संशोधन करके देश के सम्मान में संप्रभुता की रक्षा करेगी। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये हिजाब का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रख के लाए थे। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं कबोबेश उसकी स्लीपर सेल है। मैं धन्यवाद देता हूं। देश की संविधान की मूल भावना की रक्षा करते हुए हाई कोर्ट ने, कर्नाटक ने जो कहा है कि हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है, ये बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। सभी वर्ग और जाति समूह के लिए, नागरिकों के लिए निर्णय है। 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मध्य प्रदेश सरकार के टैक्स फ्री करने के बाद सियासत गर्मा गई है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बुधवार को फिल्म देखने जाएंगे, तो वहीं पुलिसकर्मियों को भी फिल्म देखने के लिए खास तौर पर अवकाश दिया जा रहा है। और ऐसे में फिल्म को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां कश्मीरी पंडितों पर ढाए जुल्मों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं कांग्रेस नेता इसके लिए तत्कालीन बीजेपी समर्थक केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। कांग्रेस इस फिल्म के बहाने बीजेपी पर ध्रुवीकरण और समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ही अपने काम से फ्री नहीं है, बहुत वजन है उनके ऊपर। वो जो है नकारात्मक पॉलिटिक्स करना जिनका ध्येय है, विरोध करना जिनका ध्येय है। ये तुम क्या पूरी देश पे हुकूमत चलाओगे? तुम्हारी औकात क्या है बीजेपी वाले जो कांग्रेसियों को हुक्म दोगे? अरे हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। हम जब हमें समय होगा जब देखेंगे जनहित के मुद्दे यहाँ उठा नहीं रहे हो, यहाँ उससे भाग रहे हो, उनको कश्मीर की याद आ रही है। सभी को देखना चाहिए कि इस देश के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या घटित हुआ है, वो यथार्थ आना चाहिए। कांग्रेसियों को भी देखना चाहिए और फिर सत्य बोलना चाहिए। वो पाकिस्तान के झंडे फहराते थे कांग्रेस के राज में, और अब वहाँ भारत माता की जयकारा हो रहा है। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। कश्मीर की जो समस्या थी और जिस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए और कांग्रेस ने जो पर्दा डाला, देशद्रोहियों ने, कांग्रेसियों ने जो यथार्थ छुपाने की कोशिश की थी, वो उजागर हुआ है। कश्मीर फाइल्स निश्चित रूप से हम सबको देखना चाहिए। कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था 90 के दशक में, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं को भगा रहे थे? आज नाटक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष इस पर चर्चा कराना चाहता था, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो हंगामा करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार अब पुरानी पेंशन पर मंथन कर रही है। बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। वहीं कांग्रेस की मांग पर सत्ता पक्ष के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा है कि आने वाले समय में ये बहाल होगी। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर ध्यानाकर्षण स्थगन प्रश्न नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं हम इसकी निंदा करते हैं। जब दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर सकती हैं, तो बीजेपी आखिर क्यों नहीं? प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में अपने प्रश्न बदलने का आरोप लगाया। वहीं इस पर मंत्री रामखिलावन पटेल ने उमाकांत शर्मा को विद्वान कहा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने प्रदेश के स्कूलों में साइकिल वितरित नहीं होने के मामले पर भी सवाल उठाया। हम कर्मचारियों की बात, उनकी पेंशन की बात, उनके जो एरियर्स
जो एरियर्स नहीं दिए गए उनकी बात भी करेंगे, और आंगनवाड़ी के जो हमारे बहनें बैठी हुई हैं उनकी बात भी नहीं की जा रही है। उनको भी जो मांग की है कि उनका पे स्केल बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए। ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है, इसीलिए आज हमने वॉकआउट किया है और ये लगातार हम सड़क और विधानसभा में लड़ते रहेंगे। न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से शासकीय संस्थाएं और शिक्षा की जो संस्थान है वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो शिक्षा के संस्थान है और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय हाईकोर्ट कर्नाटक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिजाब को लेकर संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सत्र चलिए कोविड की वजह से 19-20 के बाद 20-21 में नहीं लगा, लेकिन 21-22 वाला सत्र तो बच्चों ने अटेंड किया ही है, स्कूल वो जा ही रहे हैं, तो वो क्यों इससे छूटे रहे? तो मैंने इसी बात को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव आंसर मंत्री जी की तरफ से नहीं आया। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने 31% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनर्स की तमाम संगठन एकजुट हो गए हैं। वहीं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। एसोसिएशन ने जबलपुर कलेक्ट्रेट के पास विरोध प्रदर्शन किया, वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। एसोसिएशन ने मांगे न माने जाने पर नर्मदा नदी के जल सत्याग्रह करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पेंशनर्स की 4 मुख्य मांगों में कर्मचारियों की तरह 31% डीए देने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को खत्म करने, पेंशनर्स को 5 लाख के कैशलेस इलाज की सुविधा देने और बकाया एरियर्स देने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना शामिल है। 4 सूत्री मांग पत्र हमने कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से तहसीलदार कैंट के द्वारा प्रस्तुत किया है और उस पर प्रमुख मांग हमारी यह है कि राज्य के कर्मचारियों के समान 31% डीए राहत जो आपने कर्मचारियों को दी है, जो सेंट्रल में पहले से मिल रही है, हमको भी एरियर्स के साथ उसका भुगतान मिले। दूसरी जो इसमें हमारी मांग है वो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा के नाम पे पेंशनर का शोषण तत्काल प्रभाव से बंद हो। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन टल गया है। आपको बता दें कि कल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान को फिलहाल टाल दिया गया है। अब 23 मार्च से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। त्योहार और प्रशिक्षण शिविर के चलते वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया गया है। कल से मध्य प्रदेश में 60+ वालों को बूस्टर डोज लगाए जाने हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया गया है कि 12 से 14 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन 23 मार्च से शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। ये मंथन प्रकृति की गोद सतपुड़ा की हरी भरी वादियों यानी कि पंचमढ़ी में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। पहले ये मंथन कान्हा-किस्ली में किया जाना था, मगर अब इसकी जगह बदलकर पंचमढ़ी कर दिया गया है। पंचमढ़ी की वादियों में मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ 26 से 27 मार्च तक मंथन करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बस में सवार होकर पंचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। वहीं पंचमढ़ी में अलग अलग मंत्री समूह के साथ 1-to-1 बैठकें भी होंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मिशन 2023 की रणनीति पर भी विचार करेंगे। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बनाए गए रोड मैप पर अब तक कितना काम किया गया है, इसकी समीक्षा की जाएगी। कुछ प्रमुख योजनाओं को लेकर अलग अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाए गए थे, जिनके काम की रिपोर्ट भी इस दौरान मुख्यमंत्री ले सकते हैं। और अब खबर झाबुआ से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जमकर डांस किया। करीब 1.5 घंटे तक भगौरिया मेले में वो रहे। पारंपरिक नृत्य के साथ शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह का स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया। भगौरिया की मस्ती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता को भगौरिया और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2 साल से कोरोना के कारण ढंग से भगौरिया नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार खूब भगौरिया मनाओ, होली मनाओ, गैर निकालो और कोरोना वायरस अब कंट्रोल में भी है। आज तो आप सबको भगौरिया के साथ होली की भी राम राम खूब उत्साह से मनाओ और शालीनता से मनाओ। आप हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, नाचे गाएं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की राम राम, भगौरिया की राम राम।
आरएसएस अब बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार की चिंता घटाने जा रही है। 11 से 13 मार्च तक गुजरात के कर्णावती में हुई संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक नए अभियान का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस सभा में शामिल होकर जबलपुर लौटे महाकौशल प्रांत के संघ चालक प्रदीप दुबे ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में संघ के स्वयंसेवक ग्रामीण, कृषि और गौवंश आधारित लघु उद्योगों के साथ स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। वहीं समाज के बीच जाकर स्वयंसेवक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे नए रोजगार का भी प्रचार प्रसार करेंगे। जो नए अवसरों को खोजने का प्रयास किया गया और समाज के सभी वर्गों से और स्वयंसेवकों से आह्वान किया गया कि इस ओर चिंतन करके और नए रोजगारों का अवसर कैसे उत्पन्न हो सके, इसके बारे में प्रयास किया जाए और समाज को जागरूक किया जाए। विश्व उपभोक्ता दिवस पर मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भोपाल में कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में मिले अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कोरोना महामारी के दौरान 2 साल तक जनता को फ्री में राशन मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दुकानदार को भुगतान करने के बाद स्वयं को कमजोर और असहाय न समझें। उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हैं। इस दौरान विश्व उपभोक्ता दिवस पर पिछले दिनों आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत संस्थाओं को उनके योगदान के लिए नगद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो खाद्यान्न चाहे गेहूं, चावल, चना, जो भी गेहूं है उसका खरीदारी करता है और खरीद करके ट्रांसपोर्ट करता है और जो हमारे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है उसमें जाके हम लोग स्टोर करते हैं। मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि कोरोना काल में हमने 4 करोड़ 90 लाख लोगों को राशन दिया। सिस्टम के आगे गरीब बेबस और लाचार हो जाते हैं। वादे और दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। खबर पन्ना से है, जहां पर पहाड़ी खेरा ग्राम पंचायत से एक परिवार बड़ी उम्मीद लेकर जनसुनवाई के लिए कलेक्टर की दहलीज पर पहुंचा, लेकिन कलेक्टर उन्हें नहीं मिले। मदद ना मिलने से थक हार कर उनका परिवार कलेक्टर परिसर में ही पेड़ के नीचे लेट गया। आपको बता दें कि रामकिशोर पिछले 5 सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि जनसुनवाई में भी पैसे उधार लेकर पहुंचे थे। रामकिशोर का इलाज पन्ना जिला अस्पताल से लेकर सतना में भी करवाया गया, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ। इस मामले को लेकर जब सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तुरंत एम्बुलेंस पहुंचाया और पन्ना जिला अस्पताल में इलाज सुनिश्चित करवाया। लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को क्यों नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 3-4 साल से हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार, दवाई गोली करा डाला, सबसे लेकर के सबसे मदद किया, कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ करवा रहे, तब जाके हम लोग यहाँ लेके आए। सरकार से मदद यही चाहते हैं कि इनकी दवा गोली के लिए। बीमारी का साहब कुछ पता नहीं चलता, हम आ गए हैं कर्जा से हर कैसे दवाई गोली करा कर कुछ पता नहीं चलता है। अब हमारे पास अब कुछ नहीं है। हमारे सिस्टम में हर तरह की व्यवस्था है। अस्पताल बने ही इसलिए है कि अस्पताल में सीधे उपचार कराने आए। चूँकि वो कलेक्ट्रेट चले गए तो उनको बुलवा करके यहाँ अस्पताल में उपचार कराएंगे। इसके बाद भी यदि यहाँ पर हमको कई बार कुछ विशेषज्ञता नहीं रहती तो उसके लिए जो हमारा नजदीक का मेडिकल कॉलेज वहाँ भेजेंगे। मंदसौर पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात आरोपी अमजद लाला को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सीतामऊ के टीआई पर फायरिंग कर फरार होने का आरोप है। इसके साथ ही हत्या, फिरौती, अपहरण और तस्करी जैसे कई संगीन अपराध भी दर्ज हैं। आरोपी मंदसौर में ड्रग्स की डिलीवरी देने आया था, वहीं इस दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसपी अनुराग सजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वर्ष 2016 से फरारी काट रहे कुख्यात आरोपी अमजद लाला को मंदसौर हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए का अल्प्राजोलम ड्रग्स भी बरामद किया गया। वहीं 6 साल से आरोपी अपना नाम, पता और हुलिया बदलकर अलग अलग जगहों पर रहा है। सन 2016 से एक कुख्यात अपराधी था जिसका नाम अमजद लाला है, जो कि थाना सीतामऊ का रहने वाला है। ये फरार चल रहा था 2016 से और उसके ऊपर करीब 50,000 का भी इनाम घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो इसको ये पुलिस फायरिंग, जैसे आपने बताया कि पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था। हमारे यहाँ मंदसौर जिले में किसी को सिंथेटिक ड्रग्स का कंसाइनमेंट देने आ रहा है, तो उसी सूचना पर काम करते हुए घेराबंदी की गई और इसको अपने हिरासत में लिया गया। उससे पास से करीब हमें 200 ग्राम अल्प्राजोलम भी मिली है।
इन दिनों दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डकैत गिरोह की दहशत देखी जा रही है। अज्ञात बदमाशों की आहट से ग्रामीण भयभीत हैं, वहीं ग्रामीण खेतों में जाने से भी बच रहे हैं। हालांकि पुलिस वाहनों पर माइक से लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस इन बदमाशों पर लगाम न लगाकर बेबस और असहाय नजर आ रही है। शाम होते ही पुलिस मुनादी करते हुए देखी जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी दतिया अनुभाग के चौपरा और बड़ौनी अनुभाग के जिगना, बड़ौनी, गौरघाट थाना क्षेत्रों में देखी जा रही है। थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। बदमाशों की कुछ मूवमेंट की, अज्ञात बदमाशों की मूवमेंट की सूचनाएं आ रही हैं। उसको देखते हुए अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है कि वो अपनी अपनी टीम लेके रात्रि में यथासंभव शाम के समय पे, दोपहर में जब समय मिले तत्काल अपनी पार्टियां भेजें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना और उससे जुड़े महत्वपूर्ण अंगों को आम जनता के बीच लाया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ के सबसे महत्वपूर्ण और वफादार अंग सिक्योरिटी डॉग्स का डॉग शो इंदौर में आयोजित किया गया। इसमें कुल 13 डॉग्स ने वॉल क्लाइंबिंग, लॉन्ग जंप, जंप एंड कैच द बॉल, स्वच्छ भारत अभियान, सैल्यूट द गेस्ट, ड्रग सर्चिंग जैसे कई महत्वपूर्ण स्टंट किए। वहीं इन ड्रग्स में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, केनाइन, इंडियन ब्रीड के डॉग्स और अन्य ब्रीड के डॉग्स भी शामिल हैं। इन सभी डॉग्स को ग्वालियर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद देश की विभिन्न सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षा को लेकर इन डॉग्स की सेवाएं लेते हैं। यहाँ पर ये 13 डॉग्स की एक टीम 32 जवानों के साथ इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में आई है। इसमें हम लोगों को बीएसएफ की तरफ से ये टास्क मिला था कि आप इंदौर में एक आयोजित करो। हम लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का था, ये 3 दिन के लिए ये पूरी टीम आई हुई है ग्वालियर से। 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख मार्च को ये 3 दिन हमारे पास था। 14 तारीख को हमने अपने परिवार के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने कैंपस में ये आयोजित किया था ये डॉग शो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।